Good afternoon. Welcome to lecture 10 of फास्ट ट्रैक बैच. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? मैरिड डिमैरिड पेंडिंग थी और था कौन सा गया था, यानी कि थ्योरी वाले पार्ट रह गए थे अर्थमेटिक मीन के. अर्थमेटिक मीन को कंप्यूट करना मैंने आपको बता दिया था, और सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन और करेक्ट इनकरेक्ट और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन कर ली थी. मैंने कुछ होमवर्क दिए थे कि उम्मीद है कि आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे जो होमवर्क दिया था उसमें. चलिए मैरिड डिमैरिड की बात कर लेते हैं. सबसे पहले प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज में यहां से प्रॉपर्टी शुरू हो रही है. पहला है मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन. पहली प्रॉपर्टी है कि डेविएशन फ्रॉम सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. मतलब क्या है कि अगर आप एक्स वेरिएबल है उसका मीन निकाल लो और उसको आप मेन वेरिएबल में से माइनस कर लो. इसको बोलते हैं डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन. ये वेरिएबल की वैल्यू है, ये उस वेरिएबल के अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है. जब आप इसको माइनस कर देते हो मेन वेरिएबल में से और उसकी टोटल करते हो तो आपके पास जीरो टोटल आएगा. सम ऑफ डिवीजन ऑफ आइटम फ्रॉम इट्स अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. ये देखो, ये एक्स है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, और इन्होंने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और फिर इसकी डिवीजन निकाली तो जीरो टोटल आया. ठीक है, सम ऑफ डिवीजन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. ये पहली प्रॉपर्टी है. इसी वजह से अर्थमेटिक मीन, इसी प्रॉपर्टी की वजह से अर्थमेटिक मीन बेस्ट एवरेज कहलाती है. डेविएशन जीरो होने की वजह से ही अर्थमेटिक मीन बेस्ट एवरेज है. ऐसा माना जाता है कि अर्थमेटिक मीन अपनी पॉपुलेशन को सबसे बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करती है. बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करने का मतलब, सपोज करो मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे और आपके विचार में डिफरेंस जितना कम होगा, आप सबके विचारों में, मेरे और आपके सबके विचारों में जितना डिफरेंस कम होगा उतनी मेरी रिप्रेजेंटेशन बेटर होगी. ठीक है, उतनी मेरी रिप्रेजेंटेशन बेटर होगी. जितना मेरे और आपके विचारों में डिफरेंस ज्यादा रहेगा उतना मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा. तो कहते हैं अर्थमेटिक मीन की डेविएशन का टोटल जीरो है, इसलिए डेविएट ही नहीं करता वो अपने डाटा से. क्लियर. दूसरी प्रॉपर्टी है, अब कहते हैं कि ये डेविएशन तो इसलिए जीरो हो जाती कि प्लस माइनस होने की वजह से, देखो कुछ ये प्लस माइनस हो गए आपस में जीरो हो जाता है. ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि अर्थमेटिक मीन अपने डाटे को रिप्रेजेंट नहीं करता लेकिन डेविएशन जीरो हो जाती है. इसलिए जीरो हो जाती है कि कुछ डेविएशन पॉजिटिव्स होती हैं, कुछ नेगेटिव्स होती हैं, जब जोड़ते हैं तो जीरो हो जाता है. नहीं समझे? मतलब ये बोला जाता है कि आप कहते हो कि अर्थमेटिक मीन एक बेस्ट एवरेज है. वाई? बिकॉज वो अपने डाटे को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करता है, और डाटे को जब आप डेविएट करते हो वैल्यूज को तो उसका टोटल जो है वो जीरो आएगा. तो लोग कहते हैं ये इसलिए जीरो आता है क्योंकि कुछ डेविएशन नेगेटिव्स होती हैं, कुछ डेविएशन पॉजिटिव्स होती हैं, और जब आप टोटल करते हो तो जीरो हो जाता है. ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, ये वाली डेविएशन आपकी और ये वाली पॉजिटिव है. नेगेटिव का टोटल और पॉजिटिव का टोटल जीरो है, इसलिए जीरो हो गया. तो वहां पर आता है कि डेविएशन का स्क्वायर कर लो. जब आप डेविएशन का स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा, तो अब जीरो नहीं आ रहा. देखो ये एक्स है, 2 3 4 5 6. इन्होंने इसका मीन निकाला, मीन कितना आया? 4. आपको मालूम है डेविएशन को स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन जो रिप्रेजेंट की जाती है वो स्मॉल एक्स से रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक, ये स्मॉल एक्स आ गया. इसका मतलब एक्स माइनस एक्स का मीन, तो 2 में से 4 माइनस करोगे -2 आएगा. -1 0 1 एंड 2, जब आप इसको टोटल करोगे तो जीरो बन गया. ये पहली प्रॉपर्टी होगी कि डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो. ठीक है, लेकिन ये इसलिए जीरो हो रही है क्योंकि देखो माइनस हो गया और प्लस हो गया, आपस में जोड़ा गया तो जीरो हो गया. तो कहते हैं कि इसका स्क्वायर करो ताकि जो साइन नेगेटिव उसका इफेक्ट खत्म हो जाए. जब आप स्क्वायर करोगे तो यू गेट 4 1 0 1 एंड 4, तो इट बिकम 10. अब जीरो नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं है. जब था पहली प्रॉपर्टी से कि अर्थमेटिक मीन बिल्कुल परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसा नहीं है. लेकिन फिर भी ये किसी और नंबर के मुकाबले में सबसे बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है. फिर भी किसी और नंबर के मुकाबले में चूज एनी नंबर, उसकी डेविएशन निकाल के देख लो, मीडियन निकाल के देखो,
मीडियन की डेविएशन निकालो, उसका स्क्वायर कर लो, टोटल ज्यादा आएगा। मोड निकाल के देख लो, मोड की डेविएशन निकाल लो, उसका स्क्वायर करके देखो, टोटल ज्यादा आएगा। हार्मोनिक मीन उठा लो, हार्मोनिक मीन की से डाटे की डेविएशन निकाल लो, उसका स्क्वायर कर लो, टोटल देखो ज्यादा आएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकाल लो, ज्योमेट्रिक मीन से डेविएशन निकाल लो, स्क्वायर कर लो, टोटल ज्यादा आएगा। तो ये कहते हैं ये डेविएशन लीस्ट है। हालांकि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लेकिन अमंग ऑल बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव है। साइन इग्नोर करके भी इसकी जो डेविएशन आती है वो लीस्ट आती है। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि डेविएशन निकालना जरूरी क्यों होता है। वो इसलिए जरूरी होता है कि एक वैल्यू आपके पूरे डाटे को रिप्रेजेंट करेगी, और आगे जाके पूरा डाटा नहीं लेके जाया जाएगा, सिर्फ उस सारी कैलकुलेशन उस रिप्रेजेंटेटिव फिगर पे होगी, जिसको मीन बोल रहे हैं या मीडियन बोलेंगे या मोड हो सकता है, वो आपका ज्योमेट्रिक मीन हो। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कौन सा रिप्रेजेंटेटिव बेस्ट है। आपको मैं बोलता हूं कि सीआर चुनिए। एक सीआर तो होता है कि हम थोप दें आपके ऊपर, एक सीआर ऐसा होता है कि जो सबको रिप्रेजेंट करे, सबकी बात सुने, सबके को व्यक्त करे, वही बेस्ट माना जाएगा ना। तो सिमिलरली अब सीआर ही हमसे बात करने आएगा, हम सारी क्लास से बात नहीं करेंगे, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एवरेज भी पूरे रॉ डाटा को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए एवरेज निकालते हैं। और कोई मतलब नहीं होता एवरेज निकालने का, जस्ट वी हैव टू फाइंड ए नंबर जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर दे। वो सही तो होनी चाहिए ना, वो नंबर सही में वाक्य में ही रिप्रेजेंट करता होना चाहिए। ऐसा ना हो नंबर तो चुन लिया, रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन रहा। इसलिए डेविएशन निकाली जाती है, चेक करने के लिए कि क्या वो अपने आइटम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप डेविएशन निकाल रहे हो, डेविएशन निकालने का तरीका क्या होता है, वैल्यूज में उसको माइनस कर दो, किसको, मीन को, जो भी एवरेज निकाली डेविएशन निकाल लो, वो 0 आया, ठीक है। तो 0 तो इसलिए आ गया पॉजिटिव डेविएशन का, तो डेविएशन का टोटल 0 पॉजिटिव फिगर आ रही है। लेकिन इसका मतलब ये क्लियर है, इसका मतलब ये क्लियर है कि मीन इज नॉट ए परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन दूसरों के मुकाबले में फिर भी ये बेस्ट, क्योंकि अगर मैं दूसरे किसी एवरेज से डेविएशन निकाल के स्क्वायर करूं तो ज्यादा आएगा। इसलिए बोला है द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं स्क्वायर्ड डेविएशन, ठीक है। क्लियर, द सम ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन ऑफ आइटम फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज मिनिमम और लीस्ट। क्लियर है। चलें आगे, किसी और नंबर से डेविएशन निकाल के देखें, किसी और नंबर से आप डेविएशन निकाल लो। ये आपकी वैल्यू है, और इसमें से कोई नंबर, कोई भी नंबर चुन लो, 5 ले लेते हैं। तो आप x माइनस 5 करोगे, है ना, डेविएशन होगी, ये आ गई -3, -2, -1, 1, 0, 1, कितना आ रहा है ये, -5। फिर हम इसको स्क्वायर करते हैं, इसको dx बोलते हैं। जब किसी और नंबर से आप डेविएशन निकालो तो dx बोलते हैं, जब आप मीन से डेविएशन निकालो तो स्मॉल x बोलते हैं। इस चीज को याद रखना। किसी भी और नंबर से, किसी भी और नंबर से अगर आप डेविएशन निकालोगे, अज्यूम नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर, तो ये भी 5 भी हमने अज्यूम ही किया ना, तो किसी भी नंबर से आप डेविएशन निकालोगे उसको dx बोलते हैं, और अगर आप वही डेविएशन मीन से निकालोगे उसे स्मॉल x बोलते हैं। नाउ स्क्वायर कर दो इसका, 94101 चेक, और मीन का कितना आया था, मीन का कितना आया था, तो मीन का लीस्ट था ना, मीन का लीस्ट था, ठीक है। अब कोई और नंबर लेके देख लो, डेविएशन का स्क्वायर ज्यादा आएगा, तो मीन इसलिए दूसरों के मुकाबले में बेटर रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मीन में क्या होता है, हम लोग कंबाइंड अरिथमेटिक मीन में निकाल सकते हैं। अरिथमेटिक मीन में हम कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हैं, कंबाइंड मीडियन नहीं निकाल सकते, कंबाइंड मोड भी नहीं निकाल सकते। ये भी इसकी प्रॉपर्टी है कि अरिथमेटिक मीन एक ऐसी एवरेज है जो कंबाइन करके भी आंसर सेम कर देगी। मतलब समझो, मैंने क्लास को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, अब मुझे लगता है कि अगर मैं इकट्ठा मीन निकालूंगा ना तो क्लैरिकल मिस्टेक हो जाएगी, बच्चे ज्यादा हैं, तो मैंने एक बच्चे की ड्यूटी लगा दी कि तू भाई इसका मीन निकाल, एक बच्चे की लगा दी कि तू इसका मीन निकाल, और तीसरे बच्चे की लगा दी कि भाई इसका मीन निकालो। अब मैं चाहता हूं पूरी क्लास का मीन, तो आई हैव गॉट ए फॉर्मूला जिससे मैं तीनों को कंबाइन कर दूंगा और मेरे पास पूरी क्लास का मीन आ जाएगा।
बट ऐसा मीडियन या मोड के केस में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मोड के केस में आप नहीं निकाल सकते, आपको पूरी क्लास का एक मोड इकट्ठा निकालना पड़ेगा। मीडियन का भी आपको पूरी क्लास की मीडियन इकट्ठी निकालनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्लियर। अगर आपका सारे वेरिएबल्स इफ सेम हो जाएं तो मीन भी वही होगा। इफ ईच ऑफ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स इज इंक्रीज, सॉरी दोबारा बोल रहा हूं, अगर आप वेरिएबल की सारी वैल्यू में एक्स जोड़ दीजिए, मतलब सपोज करो 2 4 5 6 7, इधर बताता हूं, एक एक्स है 5 नहीं आएगा, 4.8 24 है टोटल। अब इसमें मैं एक कांस्टेंट ऐड कर दूं सी, कांस्टेंट ऐड करने का मतलब समझते हो, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर पूरी सीरीज में ऐड कर दिया, मान लो प्लस सी कर दिया, 4 प्लस सी कर दिया, 5 प्लस सी कर दिया, 6 प्लस सी कर दिया, 7 प्लस सी कर दिया, और आप यकीन मान लो इसका जो मीन आएगा ना वो 48 प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने माइनस कर दिया तो सेम माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर कोई कांस्टेंट नंबर मैं हर आइटम में ऐड कर दूंगा, वेरिएबल की हर आइटम में ऐड, उसके जो मीन में भी वो कांस्टेंट की प्रॉपर्टी में इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन चेंज कर रहे हो, सही बोला इन्होंने, ओरिजिन चेंज कर रहे हो, बदल रहा है ओरिजिन। अगर ओरिजिन चेंज होने से आंसर बदलाव ना आए तो बोलते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। आपने कहा चेंज इन ओरिजिन, स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है ओरिजिन, हाँ बिल्कुल। जब आप तो उसे बोलते हैं ओरिजिन। स्केल चेंज, ठीक है, सारे एक कांस्टेंट नंबर प्लस कर दूं या कांस्टेंट नंबर माइनस कर दूं तो क्या हो, उसको सारी वैल्यूज में अगर किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं या किसी कांस्टेंट नंबर को डिवाइड कर दूं तो उसे क्या बोलेंगे कि मैंने उस डाटे का स्केल बदल दिया है। ओके, चलिए आगे। ये भी हो गया, ये मैंने आपको बता दिया। व्हेन वैल्यू ऑफ वेरिएबल एक्स आर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट यानी कि स्केल चेंज हो रहा है, देन अरिथमेटिक मीन इज आल्सो मल्टीप्लाई बाय द सेम क्वांटिटी। तो अगर आप स्केल चेंज करोगे तो आपके आंसर में का चेंज आ जाएगा। चलें आगे। अगर आप किसी नंबर को डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करो या डिवाइड, वैल्यूज को या किसी कांस्टेंट नंबर से वैल्यूज को किसी कांस्टेंट नंबर से डिवाइड कर दो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि हम स्केल को बदल रहे हैं। तो वही लिखा हुआ है, कहते हैं व्हेन वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स आर डिवाइडेड बाय कांस्टेंट, डिवाइड कर दिया ना सारी वैल्यूज को, स्केल चेंज करने का मतलब सारे, मान लीजिए जितने भी पैसे हैं मैंने सब 10 रुपए बांट दिए, तो मैंने क्या कर दिया, ओरिजिन चेंज कर लिया, कि 10 रुपए भी बांटने की बात है ना। 30 बच्चे हो, मेरा तो 300 गया, हंस रहे हो, तू बांट के दिखा, छुट्टी के टाइम बांट के जाना 10-10 रुपए, मेरे को भी काउंट करना, तो हमें भी तो 10 रुपए मिलने चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं उसको बोलते स्केल चेंज, ओरिजिन चेंज कर दिया, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो स्केल। ठीक है, इन्होंने एग्जांपल लिया हुआ, देखो मीन एक्स है, एक्स का मीन दिया हुआ है 25, मैं यहां करता हूं, देखो आपके पास x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 है, ठीक है, और x का मीन है 20। क्वेश्चन आपको पूछता है कि y का मीन क्या रहेगा।
ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आता है। अब हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। देखो, आपको मालूम है जो y है वो है -x/5 प्लस 14/5। देखो, आप x में 5 डिवाइड कर रहे हो और फिर प्लस कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो आप? उसका ओरिजिन चेंज कर रहे हो, x का, उसमें कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो। y की हर वैल्यू x में ये नंबर ऐड करके आई है ना। y की, एक काम करते हैं, इसको ना थोड़ा बेटर लिखते हैं, ऐसे कर देते हैं इसको, -x प्लस 14 डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आ गया। अब देखो, मैंने x का ओरिजिन भी चेंज कर दिया और स्केल भी बदल दिया। y को लाने के लिए मैंने x का ओरिजिन भी चेंज किया और y का उसका स्केल भी चेंज कर दिया। ओरिजिन कैसे चेंज हुआ? ओरिजिन ऐसे चेंज किया, मैंने 14 से प्लस कर दिया। ये 14 मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। जब आप 14 प्लस कर रहे हो, किसी वेरिएबल में कांस्टेंट नंबर ऐड कर रहे हो, तो आप उसका ओरिजिन चेंज कर रहे हो। और ये जब आपने डिवाइड किया तो आपने उसका स्केल चेंज कर दिया। यानी कि y इज नथिंग, y x से ही पैदा हुआ है। ध्यान दो, y x से ही पैदा हुआ है, x का ओरिजिन एंड स्केल बदल दिया, y आ गया। तो जो x का मीन है उसका भी ओरिजिन और स्केल बदल दो, y का मीन आ जाएगा। समझे हो? ठीक है, लास्ट समझ आया आपको कि अगर आपके पास y क्या है, y x का ओरिजिन और स्केल बदल के आया है, तो भाई y का भी ओरिजिन और स्केल, सॉरी, मीन का भी ओरिजिन और स्केल बदल दो। तो y का मीन क्या रहेगा? ये देखिए, 14 है, सॉरी 20 है ना, 20 है, तो माइनस है, तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, -1, ये -1 से मल्टीप्लाई है, प्लस 14 डिवाइड बाय 5। आपने उसका भी ओरिजिन और स्केल बदल दिया, मीन का भी, तो ऑटोमेटिकली y का मीन आ जाएगा। जो भी आएगा y का मीन आ जाएगा। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो पेपर में आता है। हम सोचते हैं कि कुछ तो गिवन नहीं है, सीरीज तो गिवन नहीं है, कैसे निकाल दे मीन? तो बस अगर आप देख लो x और y के बीच में रिलेशन देख लो कि y कैसे आया, y x का ओरिजिन एंड स्केल बदल के आया है, तो हम x के मीन का भी ओरिजिन एंड स्केल बदल दो, ऑटोमेटिकली y का मीन आ जाएगा। ओके, चलते हैं आगे। ये कहाँ आ गए हम? यही था ना। The product of arithmetic mean and number of item on which mean is based equal to sum of all the given item। वो तो यही है कि अगर आप टोटल करोगे तो मीन और एन को मल्टीप्लाई कर दो तो वेरिएबल का टोटल आ जाएगा। अगली प्रॉपर्टी ये है। ओके, और इफ ईच आइटम ऑफ ओरिजिनल सीरीज रिप्लेस बाय मीन, अगर हर आइटम को मीन से रिप्लेस कर दो तो आपका जो मीन है वो सेम रहेगा। कैसे? अगर आपने एक वैल्यू है, उसका एक वेरिएबल है, उसकी अलग अलग वैल्यूज का मीन निकाल लिया 5, अलग अलग वैल्यूज का आपने मीन निकाला 5, हर वैल्यू की जगह 5 कर दो तो मीन कितना आएगा? 5 ही रहेगा ना, तो वही लिखा हुआ है। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज 0, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज लीस्ट। ठीक है, उसके बाद आप कंबाइन एवरेज भी निकाल सकते हो, कंबाइन मीन भी निकाल सकते हो अरिथमेटिक मीन के फॉर्मूले से। उसके बाद अगर आप स्केल को चेंज करते हो तो आपके अरिथमेटिक मीन का भी स्केल चेंज हो जाएगा, और अगर आप ओरिजिन को चेंज करते हो तो आपके अरिथमेटिक मीन का भी ओरिजिन चेंज हो जाएगा। और फिर सिमिलरली अगर आप मीन को मल्टीप्लाई करते हो किससे? उसके नंबर से, तो टोटल आ जाता है, सीरीज का टोटल आ जाएगा। ठीक, और एक और, अगर आप हर वैल्यू आइटम को, वेरिएबल की हर वैल्यू को उसके रिप्रेजेंट रिप्लेस कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका मीन जो है वो सेम रहने वाला है। समझ आया आपको क्या बोला मैंने? एग्जाम्पल बताओ, कोई भी एग्जाम्पल लेके, एनी एग्जाम्पल कोई भी ले लीजिए।
वहां लिखा नहीं था इसलिए मैंने स्क्रॉल कर दिया, कुछ नहीं लिखा हुआ। नहीं पता, बताओ ना क्यों नहीं पता। पूछोगे तो पता चलेगा, नहीं पूछोगे तो बैठे रहोगे। ठीक है, इसका मीन कितना आएगा? 6 आ गया। अब हर आइटम को 6 से रिप्लेस कर दो, मीन कितना आएगा? सही बोल रहे, और कुछ नहीं था। ठीक है, यही था। चलें आगे। तुम्हारी प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये आप कर लोगे खुद, सम एग्जांपल बेस्ड खुद करना है। ठीक है, आपने, अगर आप फर्स्ट टाइम बैठे हो तो गलत बैठे हो, आपको खुद ट्राई करना है। ठीक है, चलें आगे। ये सिर्फ रिवीजन बैच है, तो इसलिए आपको मैंडेटरी है, प्री रिक्वायरमेंट है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, और नहीं पता तो खुद पढ़ के जानो, या फिर मेन बैच लगा लो। आइए मेरिट्स पे चलते हैं। ऑफ कोर्स मेरिट क्या है? अच्छी एवरेज के पॉजिटिव है। मीन का बेनिफिट क्या है? इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, सिंपल टू कैलकुलेट। सारी वैल्यूज को कंसीडर कर रहा है, सारी वैल्यूज को जोड़ के फिर मीन निकाला जाता है, तो हम इसे बोलेंगे बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स। ठीक है, सारी वैल्यूज को कंसीडर करके मीन निकाल रहे हैं। उसके बाद इट इज रिजिडली डिफाइंड। व्हाट डज रिजिडली डिफाइंड मींस? कि आप किसी भी फॉर्मूला यूज कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, इट इज कैपेबल, मतलब इसके ऊपर फर्दर कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक है, फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब, आप एक बार बताइए, आपने फाउंडेशन कर ली, अगर वो फाउंडेशन करके आपने उसका इस्तेमाल नहीं किया, उस नॉलेज ऐसी होनी चाहिए जिसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हो, मतलब जो नॉलेज हासिल कर रहे हो उसको कहीं अप्लाई कर सको जिंदगी में। वही चीज है कि मीन निकाल तो रहे हो, कहीं अप्लाई भी होगा ये। तो मीन एक ऐसी एवरेज है जिसके सबसे ज्यादा यूजेस हैं, सबसे ज्यादा एप्लीकेशन। डिस्पर्शन में मीन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कोरिलेशन में मीन का इस्तेमाल करते हैं, रिग्रेशन में मीन का इस्तेमाल करते हैं, लीस्ट स्क्वायर में, टाइम सीरीज में भी हम मीन का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली इसे बोलते हैं फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, कि आप उस वैल्यूज का फर्दर ट्रीटमेंट कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? और ऑफ कोर्स मैंने आपको यह बात बता दी थी, अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशन, बट लीस्ट है। सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से आप प्रभावित हो गई होगे। डू यू अंडरस्टैंड सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस? आप में से कोई बता सकता है कि सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस क्या थी? अफेक्टेड बाय सैंपलिंग फ्लक्चुएशंस। नहीं, ये नहीं बोला था मैंने बोला था कि अगर आप पॉपुलेशन में से सैंपल ड्रॉ करते हो, ऑफ कोर्स आप पॉपुलेशन के ऊपर काम नहीं करोगे, आप सैंपल पे काम करोगे। अगर आपने 5 सैंपल निकाले तो 5 डिफरेंट रिजल्ट आएंगे ना, उनमें ज्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। फ्लक्चुएशंस, आंसर्स में फ्लक्चुएशंस कम होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने एक सैंपल निकाला उसका मीन निकाल लिया, और उसी पॉपुलेशन दूसरा सैंपल निकाला उसका मीन निकाल लिया, तीसरा सैंपल निकाला उसका मीन निकाल लिया, और आपके आंसर में ड्रास्टिक डिफरेंस आ गया। फ्लक्चुएशन तो आएंगी क्योंकि वैल्यूज बदलेंगी। मैंने बॉडी का एग्जांपल ही दिया था कि 10 जगह से, इसकी बॉडी से हम 10 जगह से ब्लड निकाल देते हैं, उसके टेस्ट करते हैं, जो रिजल्ट आएंगे वो सिमिलर होंगे, क्योंकि ब्लड जो होता है होमोजीनियस होता है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। तो हमारी पॉपुलेशन में से अगर हम सैंपल निकालें, उनके जो रिजल्ट आएंगे उनमें फ्लक्चुएशन तो आनी है, लेकिन वो कम हो, इसलिए बोलते हैं लीस्ट होनी चाहिए। बेस्ट एवरेज में लीस्ट सैंपलिंग फ्लक्चुएशन होती हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब बिल्कुल सेंटर वैल्यू होती है। पॉइंट ऑफ बैलेंस इसलिए बोलता है कि का पॉजिटिव और नेगेटिव टोटल सेम आता है। अगर आप डेविएशन निकालोगे ना, तभी तो जीरो हो जाती हैं, है ना। टोटल ऑफ नेगेटिव डेविएशन एंड टोटल ऑफ पॉजिटिव डेविएशन का अगर आप टोटल करोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। लिमिटेशन, एक भी वैल्यू बदल जाए तो मीन प्रभावित हो जाएगा, वैल्यू पर तो उसका असर आप। ठीक है, हम बोलते थे ना कि अच्छी एवरेज वो अच्छी एवरेज है जिसमें ऊपर एक्सट्रीम वैल्यूज का प्रभाव ना हो, एक्सट्रीम वैल्यू का प्रभाव
ना हो, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज मीन को प्रभावित कर देती हैं, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अनड्यू प्रभाव ना हो, देखो अगर आप सबको रिप्रेजेंट कर रहे हो तो एक वैल्यू भी बदलेगी तो एवरेज का असर तो बदलेगा, एवरेज तो बदलेगी, मीन बदलेगी। अगर आपकी एक ही वैल्यू भी बदल जाए तो एवरेज बदलेगी, बट ये ना हो कि सारी बदल जाए। एक वैल्यू बहुत ऊपर या नीचे चलेगी तो उसने पूरे मीन को प्रभावित कर दिया। हमारी कंट्री में पर कैपिटा इनकम है ना, उसमें एक्सट्रीम वैल्यू बड़ी प्रभावित करती हैं। पर कैपिटा इनकम 10,000 है, 10,000 पर एनम एनुअल इनकम है पर कैपिटा। आप में से किसी की फैमिली की पर कैपिटा इनकम 30,000 ज्यादा होगी, ज्यादा होगी ना। किसी की फैमिली 2,500 महीना थोड़ा ना कमा रही होगी, 30,000 का मतलब 2,500 महीना, लेकिन इंडिया की पर कैपिटा इनकम 25-30 हजार के बीच में है। तो किन लोगों की है वो पर कैपिटा ही है, लेकिन उसमें इनके एक्सट्रीम वैल्यूज प्रभावित कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे हैं, कि इनकम ऑलमोस्ट जीरो है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम बहुत ऊपर है, तो उन दोनों को कंबाइन करके एवरेज निकल गई। हमारा तो असर ही नहीं आया बीच में, ठीक है। इसलिए वो इनकम हमें रिप्रेजेंट थोड़ा ना कर रही है, मेजॉरिटी मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रही, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू उसके ऊपर ज्यादा असर कर रही है। या तो बहुत रिच लोग हैं या बहुत मिडिल लोग पुअर हैं, वो बहुत बड़े मात्रा में लोग हैं जो हमारी इनकम को नीचे ले जाते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज प्रभावित कर रही हैं वहां पर। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आप लास्ट बताइए, व्हाट डज ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मींस? लास्ट, हाँ जी। सही बोल रहे हो, लोअर लिमिट होती है और लास्ट क्लास की अपर लिमिट गिवन नहीं होती है। यानी कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जिसकी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट और लास्ट क्लास की अपर लिमिट गिवन नहीं होती है। गिवन नहीं है तो मीन कैसे निकाल लोगे, ठीक है। तो वहां पे प्रॉब्लम है। फिर मीन निकाल तो लेते हैं हम लोग, पर अज्यूम करते हैं फिर कि लोएस्ट वैल्यू 0 to 10 होगी, हाईएस्ट वैल्यू 50 to 60 होगी, ठीक है। यू डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे, यहां मीन कोई फायदा नहीं है क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं और जो मीन आएगा वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा। हमारे केस में मैंने अभी बताया आपको, गरीब और अमीर की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये आपका ये 0 है, ये गरीब लोग हैं, और ये मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास हालांकि बड़ी है, ये मिडिल क्लास है, लेकिन मीन इससे प्रभावित नहीं हो रहा। एक्सट्रीम वैल्यूज बहुत ज्यादा हैं इसलिए मीन उससे प्रभावित हो रहा है। यार वो गर्दन थोड़ा ना काट के बैठ है, बता, क्लियर। तो यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन में जहां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं वहां पर मीन सही आंसर नहीं देता, और ऐसे भी हम लिमिटेशन में पढ़ चुके हैं ना, मीन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद ब्यूटी, ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, इसमें से ये किसकी फीचर है? एट्रीब्यूट तो है, किस किस में है? मेरे में तो है ही है, आई एम द एक्सेप्शन। में तो भाई तीनों हैं। आप अपनी बात आप अपनी बात करो, ब्यूटी किस में है? चलो वो ये सब्जेक्टिव मैटर है। ऑनेस्टी किस किस में? ऑनेस्ट हो, सब बंदा अपने आप को ऑनेस्टी कहता होता है, कभी झूठ नहीं बोला इसका मतलब आपने जिंदगी में आज तक, एटलीस्ट कम से कम है, एट मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा सच बोल देते हो। ओके, ऑनेस्टी सर्कमस्टांसेस देख के बदलती है, आई थिंक सो, कि मुझे यहाँ ऑनेस्ट रहने में फायदा है तो मैं यहाँ ऑनेस्ट हूँ, और यहाँ मुझे ऑनेस्ट नहीं रहने में फायदा है तो वो। ये वाला फीचर किस किस में है? ये देख, इंटेलिजेंस सब में है। आप इसका कॉन्फिडेंस क्यों नहीं रखते हो कि वी आर इंटेलिजेंट? मौके की बात होती है ना। क्या मैंने क्या आर्ग्यू कर देना है, ठीक है। चलिए, इस केस में आप मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्लियर। एट्रीब्यूट्स है ना,
तो एट्रीब्यूट्स में मीन कैलकुलेट करना मुश्किल है, हालांकि इसका भी हल है हमारे पास, तो नंबर असाइन करके हम इसकी एवरेज ले लेते हैं। लाफेबल कंक्लूजन, लाफेबल, कई बार मीन एक ऐसे रिजल्ट दे देता है जिससे हमें हंसी आती है, ठीक है। हमारी क्लास में 50 स्टूडेंट बता दिए इसने, है ना। एवरेज फैमिली में 2.5 बच्चे हैं, तो 2.5 कैसे हो गए, है ना। लाफेबल कंक्लूजन, क्लियर। उसके बाद एक लिमिटेशन और है, कहते हैं नॉन होमोजीनियस डाटा अगर है तो इन दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। देखो कई बार मिसलीड करता है आपको ये, इसका मीन आएगा 30, इसका इस डाटे का मीन निकालोगे तो भी 30, दोनों का मीन 30 है लेकिन दोनों के मतलब अलग अलग है। एक कंपनी डाउन जा रही है, एक कंपनी चढ़ रही है, लेकिन मीन से उनके बारे में उनके हालात नहीं बयान कर पा रहा मीन, तो मिसलीड करेगा आपको, ठीक। दोनों को सेम ट्रीट नहीं कर सकते, बट मीन देखोगे तो दोनों, अब देखो इनको अलग अलग एनालाइज करने के लिए हमें अलग अलग का पता तो ही कर पाएंगे। मीन यहां पर आपको कंफ्यूज कर देगा। आप हो सकता है बी कंपनी को चुन लो क्योंकि मीन और ए कंपनी का मीन बराबर है, बट दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो इसलिए कई बार आपको मिसलीड करेगा। ओके, तो दीज आर द लिमिटेशन। पहली लिमिटेशन एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होगा, और ये वाला सिमिलर है यू शेप में भी, क्योंकि वो मीन प्रभावित ज्यादा होता है, एक्सट्रीम पॉइंट से प्रभावित ज्यादा हो रहा है, इसलिए यू शेप डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सट्रीम पॉइंट ज्यादा होते हैं, इसलिए मीन प्रभावित हो गया, इसलिए वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन से रिप्रेजेंट नहीं करता, वो तो हम अपनी तरफ से उसको अज्यूम कर लेते हैं। एट्रीब्यूट्स में मीन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, ठीक है। उसके बाद कई जगह लॉजिकल कंक्लूजन मीन प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। और नॉन होमोजीनियस डाटा कई बार आप में के केस में मीन आपको मिसलीड कर देता है, क्लियर। नॉन होमोजीनियस का मतलब एक डाटा गिर रहा है और एक चढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मीन दोनों का सेम आ गया। दीज आर द लिमिटेशन। चलते हैं आगे, क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, ओनली प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन आप कर लेना, फिर भी अगर आप आउट ऑफ द क्लास मेरे से पूछना चाहते हो देन आई कैन डिस्कस, बट ये आप खुद कर लेना, हेल्प कर देना अगर आपको आता है। दूसरा मीडियन है द सेकंड एवरेज, दिस इज द सेकंड एवरेज मीडियन। ये पोजीशनल एवरेज है। पोजीशनल एवरेज मतलब ये पोजीशन निकालो पहले, जो डाटा जो वैल्यू सबसे मिडल में है उसकी वैल्यू है ये, जो ऑब्जर्वेशन पूरे डाटे में सबसे मिडल में है उसकी वैल्यू है। इसमें मीडियन निकालने के 2 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कि हम उस ऑब्जर्वेशन को ढूंढते हैं पूरे डाटे में से जो मिडल में है, और दूसरे स्टेप पे उस ऑब्जर्वेशन की फिर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वही मीडियन होता है। अब क्योंकि आपको वो ऑब्जर्वेशन मिडल वाली ऑब्जर्वेशन पता करनी होती है, तो डाटे को या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओगे, मिडल में पता कर पाओगे, और मिडल में पता करने के बाद हम फिर उस मिडल वाली वैल्यू की ऑब्जर्वेशन की वैल्यू पता कर सकते हैं। यानी कि व्हाट इज मीडियन, इट इज द वैल्यू ऑफ मिडल ऑब्जर्वेशन, जो मिडल में है उसकी वैल्यू, क्लियर। अब इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में एंड कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहला स्टेप क्या मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको मिडल ऑब्जर्वेशन पता करनी है। मिडल ऑब्जर्वेशन पता करने का तरीका होता है n+1/2, ये मिडल वाली ऑब्जर्वेशन आ जाती है। अब ये फॉर्मूला n+1/2 क्यों होता है, ये मेन क्लास में मैंने डिस्कस किया है कि व्हाई वी यूज दिस फॉर्मूला, व्हाई नॉट n/2। मिडल का पता करना हो तो n/2 क्यों नहीं है, n+1/2 क्यों है, आई हैव डिस्कस्ड इन मेन क्लास, ठीक है, क्लियर है। क्योंकि अगर आप किसी चीज का मिडल निकालोगे तो n/2 करते हो ना, लेकिन यहां पर मैं कर रहा हूं n+1/2 टू फाइंड आउट द मिडल ऑब्जर्वेशन, उसका कारण है, तो वो मैंने यहाँ पे डिस्कस मेन क्लास में किया हुआ आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो पहले ये असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में किया, ये रहा, असेंडिंग डिसेंडिंग में करने के बाद आप उसकी मिडल वैल्यू निकालोगे n+1/2, कौन सा आइटम हो गया, 6th आइटम। अब जो भी पोजीशन में 6th बंदा होगा उसकी वैल्यू देख लो, ठीक है। तो 6th वैल्यू 27, असेंडिंग डिसेंडिंग में कर लो पहले, उसके बाद आइदर असेंडिंग में कर लो या डिसेंडिंग में कर लो, डजंट मेक एनी डिफरेंस, रिजल्ट के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है।
अब मान लीजिए ये है, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करें ईबीवी वाले पार्ट को। अब मेरे को बताना नंबर जरा, ठीक है, कौन कौन से हैं, इसका मीडियन निकालते हैं। पहले इंडिविजुअल सीरीज, बताना जरा। एक 3 है, 4, 11 और ठीक है, आपने उसे असेंडिंग में अरेंज कर लिया। अब मीडियन निकालना है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहले हम इसे बोलते हैं साइज ऑफ n+1/2 आइटम। अब अगर आप इसका पूरा मीनिंग समझो ना तो क्या लिखा है, साइज का मतलब वैल्यू ऑफ मिडल आइटम। मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ मिडल आइटम। n+1 क्या है, मिडल है ना। साइज का मतलब क्या है, वैल्यू। अभी तो टाइम पड़ा है, कितने बजे तक है मैडम, ये पता तो। चलो बैठो तब तक थोड़ी देर। साइज ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने, तो साइज ऑफ कितने हैं ये, 8 + 1 2, ठीक है, ये आ गया। साइज ऑफ 4.5 आइटम, यानी कि जिसकी पोजीशन 4.5 है उसकी वैल्यू निकाल लो। अब 4.5 इस दोनों के बीच में ये वाला है, तो 4 और 5 के बीच में, ठीक है। तो फोर्थ की वैल्यू क्या है, 9, फिफ्थ की वैल्यू क्या है, दोनों की एवरेज ले लो, मिडल आ जाएगी, इज द मीडियन, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कंप्यूट मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। और अगर की जगह ऐसा हो 3 4 6 9 10 11 एंड 18, वो इवन सीरीज थी, ये ऑड आ गई, ठीक है। तो यहां पर मीडियन क्या है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम। देखना मैडम कितनी देर की हुई है, 40, कितने है जी n, 7, 7 + 1/2, ठीक है। तो साइज ऑफ आइटम क्या है, 9। ओके, ये था इंडिविजुअल सीरीज के केस में मीडियन। यहां हम लोगों ने डेफिनेशन को ध्यान देना है। डेफिनेशन क्या है, कहते हैं वैल्यू ऑफ मिडल आइटम। तो पहला स्टेप क्या हो गया मीडियन में, मिडल आइटम लोकेट करो, फिर उसकी वैल्यू निकाल लो। तो मैंने इंडिविजुअल सीरीज में आपको बता दिया, कर दो मिडल कैसे निकालेंगे, और डिस्क्रीट और कंटिन्यूस और जो भी बाकी बचेगा वो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है जी। थैंक यू सो मच।